और वैसे भी थोड़ा हिंट लिख लेना चाहिए। हो सकता है जब आप रिवाइज करो तो आपके असाइनमेंट इधर उधर खो जाए, तो क्वेश्चन बच्चा जो साथ में लिखेगा फायदा रहेगा। शाबाश। यू हैव टू टेल, डिफाइन म्यू, whose refractive index is maximum out of the given table, and what is the velocity of light in water। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है और ये भी बताना है कि इसका यूनिट कौन सा होता है। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। बच्चे कोई बच्चा बता सकेगा मेरे को, एनी स्टूडेंट्स हु कैन 10th डी में, गर्ल्स में से, 10th डी में गर्ल्स में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंटरनेशनल यूनिट, एनीबॉडी? बच्चे हमने एक फार्मूला टेबल बनाया था। यस यस, 10th ई में एक बच्चा बता रहा है हाथ खड़ा करके। वेरी गुड बच्चे, डेयरिंग होना चाहिए। पहले म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा यूनिट प्लस, चाहे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या नॉर्मल। एब्सोल्यूट कौन सा होता है? जब लाइट वैक्यूम से मीडियम में आए, वैक्यूम से आना जरूरी होता है तभी एब्सोल्यूट वर्ड लगता है। सो लिसन, ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is like we say no units, unitless. Second point, we are talking about definition. So what is that? Velocity of light, velocity of light in, look here, if it is one medium, if it is two medium, then we have to define refractive index of medium number 2 with respect to 1. That will be velocity of light in medium 1 with respect to, of medium 2 with respect to 1। देखो बच्चे, जहां से लाइट, जहां पर लाइट फाइनली एंटर करे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है ऑफ टू। जहां से लाइट आई उसको बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू। और डेफिनेशन क्या है? रेशो है। हुज रेशो? velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2। जहां लाइट गई है ना बाद में, वहां पर वेलोसिटी की लाइट बाद में लिखनी है, नीचे लिखनी है डिनोमिनेटर में। ये देखो, ये डेफिनेशन। तो बच्चा बोले सर इसको पेपर में मैं लिखूंगा क्या? डेफिनेशन की लैंग्वेज होती है ना वो, तो हाँ लिखना लैंग्वेज में होगा, ऐसे होगा। रिफ्रैक्ट, ये छोटा सा फिगर बना के साथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 is defined as a ratio of velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2। ऐसा लिखना। एक बात याद रखना, ये एरो जरूर दिखाना आपने 1 से 2 की तरफ अगर डिफाइन कर। ओके। तीसरी बात आपने ये लिख देनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर ऑलवेज लेस देन 1। फिर वो बोलता है इस क्वेश्चन में इस पूरे टेबल दे रखा है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका है? कौन बच्चा बताएगा? whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम? हाँ जी, डायमंड, बिल्कुल सही। डायमंड का मैक्सिमम होता है 2.42। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? जब विद रिस्पेक्ट टू कुछ लिखा ही ना हो तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही है। यानी वैक्यूम से जब डायमंड में लाइट जाएगी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, देखो 2.5 के आसपास हो गया। जबकि पिच आप और कोई देखो, कोई तो 2 के आसपास भी नहीं है टेबल में, तो 2.5 के आसपास देखो डायमंड का। और लास्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो बेटे, आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, तो
velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium। एक चीज देखो, बहुत से बच्चे वाटर का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर लेते हैं जो टीचर ने सिखाया होता है। टीचर ने कौन सा सिखाया? 4/3। लेकिन अगर पेपर में टेबल दिया हो तो आपने वो यूज करना है जो पेपर में दिया हो। पेपर में कितना दिया हुआ है? 1.33। वैसे ही ये 4/3 का बराबर ही है। देखो को सॉल्व कर, टीचर ने 4/3 सिखाया आपको, तो अब पर पेपर में जो दिया हुआ है आपने यूज वही करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ओके, so this is what in the next step 3 into 10 raised to power 8 लाइट का वेलोसिटी पानी में हमें निकालना है। इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले चलते हैं। तो therefore velocity of light in water is equal to 3 into 10 raised to power 8 divided by 4/3 और चला गया ये ऊपर, तो ये आ गया बेटे 9/8 into 10⁻3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, कितना हो गया? 116 ऐसे आएगा। यस, चलो ऐसे करने से 1.1 के आसपास आएगा। जितना भी आया आप इसको सॉल्व मीटर पर सेकंड जरूर लिखना सर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटे। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 में और पार्ट देखते हैं, और पार्ट। जिन बच्चों को ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड लाइक दिस। बेटे इंडिकेशन जरूरी है टीचर को। आप मेरे से मीलों दूर बैठे हो, मेरे को पता कैसे लगेगा? मैं पर्टिकुलरली 10th ही से पूछ रहा हूं। ओके, थैंक यू। सो अब अगला क्वेश्चन में क्या है? How can you define refractive index of one medium with respect to other? How it is related to the indices of two medium? ये हम पहले ही कर चुके हैं और पार्ट में, और पार्ट हमने पहले कर दिया, इसी के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 5, everybody, question number 5, read it. In the diagram, N1, N2, N3 are the refractive index of medium 1, 2, 3 respectively. Which one of the following is true? देखो बेटे, हमें ऐसे, ऐसे और ऐसे 3 मीडियम दे रखे हैं, 1, 2 और 3। ओके, और इसमें जो इंसिडेंट लाइट है ना बेटे, उसका ट्रैक कुछ ऐसे दे रखा है। इंसिडेंट लाइट का ट्रैक देखो इस तरह से ट्रैक दे रखा है, रहेगा स्ट्रेट लाइन ही, बट इट इज लाइक दिस। तो अब हम अगर हम अपना कंक्लूजन ड्रा करें एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P, if I draw the normal, what I observe, the incident ray while coming from medium one to another, it bends towards the normal. So इसका मतलब है N2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 1, मीनिंग 2 is rarer, 2 is the denser medium with respect to 1। आप ऐसे कह सकते हो सर, 1 अगर हवा है तो सेकंड जो है वो पानी है। Now talk about another refractive medium. Another refraction happens. White color represents the normal. It still bends. Ray of light still bends towards the normal. इसका मतलब medium 3 is even denser than medium 2. तो N3 refractive index higher होगा N2 से भी। ओके, अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। यही पूछा हुआ है बाय चांस। तो हमने क्या देखा, ये मीडियम रेयर मोस्ट है और ये मीडियम डेंसर मोस्ट है। कोई बच्चा पूछता है सर आपने कैसे कंक्लूजन निकाल लिया? तब मैं उसको बच्चे को बोलूंगा बेटे आप याद करो, इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, डोंट यू रिमेंबर
that we studied that if the ray of light is coming from rarer to denser and at the point of incidence it bends towards beta normal. It was going to this direction, but it will bend to this direction. It was angle of deviation. The total angle with the yellow line, it is angle of reflection, angle of incidence, angle of glass. लेकिन ये तभी मुमकिन था अगर नीचे वाला मीडियम जिसमें लाइट फाइनली एंटर करी, जिसमें टीचर ने ब्राउन कलर से रे ऑफ लाइट दिखाई है, वो डेंसर हो। डेंसर कौन सा होता है? जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाए। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी और रेरर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सी ऑप्शन होगी फिफ्थ में? शाबाश, जल्दी बताओ। ऐसे अगर एक ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर खड़ी करो, डबल ऑप्शन है तो 2, सेकंड थर्ड ऑप्शन है तो 3 फिंगर, फोर्थ ऑप्शन है तो 4 फिंगर। शाबाश, जल्दी खड़ी करो फिंगर। सभी बच्चों ने करना है, सभी ने, एक भी छोड़ूंगा नहीं मैं बच्चे जो फिंगर नहीं खड़ा करेगा। बोलो भाई, सभी बच्चों ने फिंगर खड़ा करना है। ऑप्शन अगर आप सोचते हो सेकंड फिंगर है तो सेकंड ऑप्शन है तो डबल फिंगर, थर्ड ऑप्शन है तो 3 फिंगर्स। हरी अप। 10th डी में एक बच्चे ने जवाब दिया, बाकी क्या कर रहे हैं? ठीक लगता है खड़े करने पड़ेंगे बच्चे। सर इनका जरा प्लीज इनसे फिंगर खड़ी करवाओ, एक ना एक और फिंगर तो खड़ी करनी है इन्होंने। शायद असाइनमेंट के बिना आ गए हैं बच्चे। ठीक है बेटे, 10th डी शाबाश, आपको शाबाश दी जाती है, बाकी तो बच्चे ऐसे ही निकले। 10th डी को शाबाश देनी पड़ेगी। तो हमने देखा है कि ये बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। तो पहले ऑप्शन में वो कह रहा है N1 इक्वल टू N2, बिल्कुल गलत। क्योंकि हैड इट बीन इक्वल, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता तो येलो रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी चलेगी होती, मुड़ती ना नॉर्मल की तरफ, ना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखना, अगर मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2 दोनों सेम हो तब रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है बेटे वो बिल्कुल सीधी चले जाएगी। अगर ये दोनों सेम मीडियम हो, सेम, तो बच्चा कहेगा सर मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती? कोई नहीं होती रिफ्रैक्शन। और एक बात और याद रखना, अगर मीडियम अलग अलग भी हो 1 और 2, दोनों मीडियम नॉट सेम, नॉट सेम, लेकिन आने वाली लाइट सिर्फ एक खास डायरेक्शन में आए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये सेम ना भी हो तब भी ये सीधी चले जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये 90 डिग्री पर थ्रो होनी चाहिए। यहां भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी और यहां भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी। टेढ़ी लाइन है और तब वो स्ट्रेट लाइन में चली जाए, जिधर को जा रही थी उधर ही चली जाए, तो दोनों मीडियम सेम होते हैं। अगर दोनों मीडियम अलग अलग हो तो परपेंडिकुलर लाइट अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट। अगर नॉन परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो जरूर चेंज होएगा यहाँ पर डायरेक्शन। नोट कर लो, ये चीजें मिलनी नहीं है किताबों में। तो आपने देखा फर्स्ट ऑप्शन में दोनों को इक्वल कह रहा है, सॉरी। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है n इज ग्रेटर देन 2, n2, n1 इज ग्रेटर देन n2। हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर n1 डेंसर होता और n2 रेयरर होता तो ये लाइट इधर की बजाय ऐसे ऊपर को मुड़ जानी चाहिए थी, व्हाइट लाइट के आसपास होनी चाहिए, व्हाइट रिफ्रैक्टिंग एज के आसपास होनी चाहिए थी। तो ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है n2 इज ग्रेटर देन n3, यानी कि सेकंड वाले को डेंसर कह रहा है ना। टीचर ने तो थर्ड वाले को डेंसर मोस्ट बोला है, तो थर्ड के मुकाबले सेकंड जो है वो रेयरर है। तो ये तो फिर उल्टा होना चाहिए था, n3 शुड बी ग्रेटर देन n2, इसलिए ये भी गलत थर्ड ऑप्शन। तो एक बच्चे ने 10th डी में
फर्स्ट लाइन में सबसे आगे बच्चा बैठा, सिर्फ एक बच्चे ने ऐसे 4 फिंगर्स कॉन्फिडेंटली खड़ी की। शाबाश बेटे आपको, अकेले बच्चे। तो उसमें है फोर्थ ऑप्शन, N3 इज ग्रेटर देन N1। ये सही। एक बच्चा बोलता सर अगर ऐसे आ जाता, N2 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1, वो भी सही होता। कोई बच्चा बोलता सर अगर ऐसे आ जाता, N3 इज ग्रेटर देन N2, वो भी सही। ये 3 बातें इस डायग्राम में सही, पर हमें ये ऑप्शन दी हुई थी डी ऑप्शन, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 की डी ऑप्शन से। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। लेट मी चेक, सभी को खड़ा है? यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 पे चलेंगे बेटे। 6 पे, four students trace the path of ray of light coming from air passing through the rectangular slab, which one is correct? ये तो आप खुद बताओ बेटा। 6th क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट हवा से ग्लास स्लैब में जा रही है, कौन सी ऑप्शन सही है? अकॉर्डिंगली अपनी फिंगर खड़ी करनी है। शाबाश। वो लास्ट में 10th में दो बच्चे बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। लास्ट में बैठे हैं लेकिन कितने इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस। बहुत अच्छे बेटे, दोनों का सही है। और जल्दी कर, हाथ खड़ो। अरे ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा। शो योर विल पावर। टीचर ने आपको ग्लास स्लैब में लेटरल शिफ्ट का आर्टिकल करवाया था, बिल्कुल सही। 10th ई के कुछ बच्चे गर्ल्स में दे रहे हैं जवाब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 10th सी में यार, 10th सी में सिर्फ एक सरदार बच्चा जवाब दे रहा है। 10th सी हार गई फिर। 10th सी को बोलना पड़ेगा हार गई। 10th ई में, 10th ई में काफी बच्चों के खड़े हैं भाई। 10th डी में और कौन सा बता सकता है ऑप्शन? 10th डी में, 10th डी में बहुत बच्चे हैं। 10th सी में, हाँ 3 बच्चे हो गए अब। चलो बाद में आपने, हाँ अब तो काफी बच्चे बताने लगे भाई। 10th सी में ठीक है भाई, शाबाश। तो याद रखना बेटे, इसका मैं एक बार बता भी दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में जिन बच्चों ने 3 फिंगर्स खड़ी करी है, 1 2 3, यानी सी ऑप्शन, उनका सही है। और ये कैसे बनाना था, जो बच्चे एब्सेंट से पहले दिन एक बार फिर से समझ लो। ये ग्लास स्लैब है, मान लीजिए टी थिकनेस का है ग्लास स्लैब, और इसके ऊपर टीचर व्हाइट कलर की रे ऑफ लाइट थ्रो कर रहे हैं, जो कि ऐसे आई। आप सभी को पता है ये एयर में से आ रही है, ग्लास में जा रही है। ग्लास इज ए डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो सभी बच्चों ने अंदाजा लगा लिया होता कि सर ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट ऑफ द रे, इट विल इट वुड हैव गॉन टू दिस डॉटेड ट्रैक। लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा करा, देखो 90 डिग्री। Everybody will say sir this incident ray will bend towards the normal because it is entering into the denser medium, so it would go to like this direction. And now at this point, not at P, rather at P dash point, P dash, I have drawn another normal. Now light is entering from denser to rarer. I mean it is entering again from glass to air, so it should bend away from the normal. This is your normal. This was also normal, away from normal. So you will all conclude, sir, फिर आपकी ray of light ऐसे चली जाए, away from normal. Okay? So this is called emergent ray. And what is the perpendicular gap between the two rays? That is known as lateral shift. Lateral shift. ये रेड लाइन जो होती है इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो जो पेपर में सी ऑप्शन है ना, उसमें ऐसे दिखा रखे हैं,
पेपर में सी ऑप्शन, लाइट ऐसे आई, ऐसे मुड़ी, ऐसे। तो हमने यही बताना था, देखो व्हाइट व्हाइट, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्राउन कलर। ये कलर तो मैं जानबूझ के चेंज करता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी सेम हो। अदरवाइज पेपर में आप एक ही पेन यूज करोगे, आइदर ब्लू कलर और ब्लैक कलर, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी अलाउड होता है बोर्ड में, ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर तो आप जस्ट फॉर द बेटर विजिबिलिटी। और एक बात याद रहे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको एंगल ऑफ ग्लास, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, आल्सो शो द 90 डिग्री एंगल हियर। और ये ग्रीन लाइन जो है देखो, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज है। और पिछली बार हमने इस लेटरल डेरिवेशन डी की रिजल्ट भी निकाला था, न्यूमेरिकल भी करा था। कोई बच्चा है, देखिए किस बच्चे को पढ़ने का शौक है, कोई बच्चा बता सकता है इसका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेटरल शिफ्ट का क्या फार्मूला था? अगर आपको आई पता हो, अगर म्यू पता हो, और अगर टी पता हो, क्या फार्मूला मैंने कराया था इसका? एनीबॉडी? एक भी बच्चा नहीं है क्लास में क्या? छुट्टियां पूरी एंजॉय करके आए हो फिर तो भाई। हाँ जी बेटे। यहाँ पर साइन डेल्टा था, यहाँ पर कॉस आर था, ऐसे था। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ये मैंने पूरा रे डायग्राम बना दिया, अगर पूरा आपसे पेपर में पूछे तो कम से कम 3 मार्क्स का आएगा। 7th क्वेश्चन, असर्शन और रीजन के बारे में हमने बताना है बेटे। असर्शन रीजन, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में assertion and reason he says. In the reason he says refractive index of water is 4/3. ये तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सही है। assertion में he says velocity of light in water is equal to 2.25 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा बच्चे। कैसे? वही फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू हाउ मच बेटे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट गोज देयर, इट गोज हियर, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर वी हैव टू कैलकुलेट। और सी की वैल्यू सभी ने अपनी तरफ से याद करके रखनी है, भूलनी नहीं है, ये पेपर में नहीं दिया गया। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 to 8 मीटर लगा दिया बेटे। और वेलोसिटी और म्यू कितना दे रखा है? 4/3। ठीक है, ये 3 गया ऊपर बेटे, 3 का 9/4 हो गया बच्चे, 10 raised to power 8 हो गया। तो ये कितना हो गया देखो, 2.25 10 to power 8, ठीक ही है। और एक न्यूमेरिकल पीछे करा था, उसमें भी यही आंसर आया। तो रीजन assertion is also correct। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 8, if a ray of light IM is incident on the surface AB as shown, identify the correct emergent ray। बट इस क्वेश्चन में आई वर्ड छूट गया उससे, यहां पर एम है तो यहां पर आई लगाना, यहां पर आई। ओके, नोट कर रहा हूं असाइनमेंट। आप बताओ इनमें से कौन सी डायरेक्शन सही है, पी वाली या क्यू वाली या आर वाली या एस वाली? जल्दी बताओ। जो बच्चे कहते हैं पी सही है वो सिंगल फिंगर खड़ी करेंगे, जो कहते हैं क्यू सही है सर वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे।
जो कहते हैं सर, नहीं नहीं, आर सही है सर, आर। वो बच्चे 3 फिंगर खड़ी करें। जो कहते हैं एस सही है, वो 4 फिंगर खड़ी करें। जल्दी बताओ, कौन सा रास्ता सही है जब लाइट ऐसे ग्लास स्लैब में से निकले? शाबाश, पिकअप योर ऑप्शन। एक बच्चा बता रहा है, सरदार बच्चा बता रहा है, एक 10th सी में उसने चूज करा। बेटे मेरे को आपका आंसर पता लग गया, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस कम है। आप ठीक ही बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई, एक गुड़िया और कॉन्फिडेंट है 10th ई में। बॉय इज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। 10th ई में भी जवाब, 10th डी में एक भी बच्चा जवाब नहीं देना। 10th डी में एक भी बच्चा असाइनमेंट नहीं है क्या? क्वेश्चन ये है कि यहां से रे ऑफ लाइट जब ऐसे एंटर करा ग्लास स्लैब पे, नीचे 4-5 तरीके दे रखे हैं, मैं बनाऊं, इसका मतलब मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो बेटे, ऐसे बना रखी है ये ग्लास स्लैब। एक में तो एस वाला तो ऐसे बना रखा है, लुक, कह रहा है इट द रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो एस वाले में तो रिफ्रैक्शन ही नहीं शो करा उसने, डायरेक्टली थ्रू द ग्लास स्लैब। बिल्कुल गलत। इट इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली तो तभी निकल सकती है अगर ये मीडियम और ये मीडियम तीनों सेम हो। ये तो सेम है नहीं, इसलिए एस एस वाली ऑप्शन गलत होगी। अब बाकी 3 में क्या दे रखे हैं? यहां पर वो कह रहा है लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये येलो वाला पाथ फॉलो करेगी। नहीं, ये वाला आई शुड हैव येलो ही ड्रा करता हूं, अगर येलो बोला तो। देखो, ये येलो वाला ट्रैक फॉलो किया। फिर यहां पर उसने बेटे 3 चीजें बताई हैं। यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगी, बिकॉज इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अर्लियर इट वाज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, नाउ डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर उसने 3 ट्रैक बना रखे हैं, पी पी क्यू आर। अब ध्यान से देखना टीचर कैसा बना रहा है। पी को बना रहा हूं मैं ऐसे, व्हाइट कलर में, ठीक है। और आर को बना रहा हूं ऐसे। आर को देखो मैं पिंक कलर में बना रहा हूं। और क्यू को बना रहा हूं मैं बेटे किसी और कलर में, लेट से ब्राउन कलर। तो दो बच्चों ने इसको भी गलत करने का, इसको भी, क्यों इज करेक्ट। जानते हो किस कैसे इस बच्चे ने करेक्ट कर दिया? उन्होंने देखा सर, आपने हमें बताया था कि लाइट की डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन वो परपेंडिकुलरली शिफ्ट हो जाती है। आपने हमें बोला था पिछले लेक्चर में, ये एक्सपेक्टेड पाथ और ये एक्चुअल इमर्जेंट पाथ, ये दोनों लाइनें जिसके आप ऊपर आप ब्राउन कलर का टिक कर रहे हो, दीज बोथ लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और क्यू वाली लाइन ही डायग्राम में, असाइनमेंट देखो ध्यान से, क्यू वाली लाइन ही पैरेलल है। डायग्राम दे रखी है असाइनमेंट। इस, इसलिए जिन बच्चों ने क्यू जवाब दिया था वो करेक्ट है। अच्छा, एक बार वो बच्चे हाथ खड़ा करो जिन्होंने क्यू का जवाब दिया था या इसको सोचा था, चाहे जवाब नहीं भी दिया था, डर रहे थे। दिया था या सोचा था, रेज योर हैंड। दिया था या सोचा था? 10th क्लास में 25 बच्चे, 10th ई में, 10th डी में 5 बच्चे, 10th सी में, 10th सी में 10 बच्चे, तो 10th ई में 25 बच्चे थे। वेरी गुड। तो अपना कॉन्फिडेंस पहचानो। 25 बच्चों का हाथ खड़ा था, लेकिन जब मेरे को एक्चुअल में बच्चे बता रहे थे वो सिर्फ 3 थे। इसका मतलब बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस कम है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, बी अटेंटिव। For the same angle of incidence 45 degree, the angle of refraction in the two medium P and Q is 20 and 30 degree.
विच मीडियम ऑप्टिकली डेंसर आउट ऑफ पी एंड क्यू एंड वाई। लो क्वेश्चन बताता हूं जिन बच्चे असाइनमेंट नहीं लेकर आए। एक हमारा मीडियम है पी और एक मीडियम है क्यू। इन दोनों में रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंस एंगल है 45 डिग्री दोनों में। ओके, तो यहां नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, यहां नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। लेट्स ड्रा दी इंसिडेंट रे 45 डिग्री। ये लो, तो यहां पर 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन और यहां पर भी 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो पी मीडियम है उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री शो कर। पी मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री शो कर, यानी कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और नॉर्म ये जो एंगल होता है ना, ये 20 डिग्री। और क्यू में ये वाला एंगल 30 डिग्री है बेटे। क्यू में यही एंगल बेटे 30 डिग्री है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। क्यू वाले में आर डैश बोल देते हैं और पी वाले में आर बोलते हैं। तो आपने देखा बेटे आर डैश इज ग्रेटर देन आर। अब मेरे को बताओ, अगर पी और क्यू का मुकाबला हो जाए, विच वन इज द डेंसर मीडियम। शाबाश। जो बच्चे कहते हैं सर पी डेंसर है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कह रहे हैं क्यू डेंसर है वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे, विक्ट्री का साइन बनाएंगे। जल्दी फैसला करो, फैसला करो फटाफट। इन दोनों में से पी और क्यू मीडियम में से कौन सा डेंसर है। जो बच्चे सोचते हैं पी डेंसर है वो एक फिंगर, और जो क्यू वो डबल। जल्दी जल्दी 10th डी का आंसर मेरे को पता लग गया काफी बच्चों का। शाबाश। सेंट्रल लाइन नहीं दे रही है, सेंट्रल लाइन में सिर्फ एक बच्चा 10th डी में, दो बच्चे। चलो चलो 10th डी का पता लग गया मेरे को। अच्छा 10th ई का, शाबाश 10th ई का। भाई 10th सी में कोई बच्चा जवाब है, एक बच्चा जवाब दे रहा है जस्ट। 10th सी में सभी का पता लग गया, दो बच्चे। सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, 10th बी आप में से लगभग 20 बच्चों ने जवाब दिया। 10th सी ने इस बार 10th सी में दो बच्चों ने जवाब दिया, और जो 10th ई है इसमें सभी बच्चों ने जवाब दिया, लगभग सभी। और जितनों ने भी आंसर दिया कि सर पी के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, देखो आर में ज्यादा है, तो पी जो है ना वो डेंसर मीडियम है आउट के क्यू के मुकाबले। तो ये सही था। तो इस बार तो भाई 10th 10th ई ने कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे लगे। शाबाश। कम से कम 35 स्टूडेंट बैठे होंगे और सभी ने बोला कॉन्फिडेंटली। जीत गए बच्चे आप इस बार, शाबाश बहुत अच्छा। बाकियों को भी शाबाश, लेकिन आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था 10th ई का। क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, why do you mean refractive index of one transparent medium with respect to other। वो कह रहे ट्रांसपेरेंट मीडियम ही क्यों लेते हो और दूसरा क्यों नहीं लेते हैं। तो हम कहेंगे जी ट्रांसपेरेंट, जिसको कि ऑप्टिकल मीडियम भी बोलेंगे। इसलिए कंसीडर करते हैं, दूसरा मीडियम इसलिए नहीं करते हैं कि जो लाइट जो है ना वो एंटर ही तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में कंसीडर करती है। लाइट कैन गो इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, या पास थ्रू कह सकते हो, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट मीडियम डिस्कस करते हैं। तो कोई बच्चा कहता है सर आपको याद है एक ट्रांसलूसेंट मीडियम भी होता है, ट्रांसलूसेंट, उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। यस,
कुछ हद तक लाइट उसमें भी चले जाती है, वो भी कंसिडर करा जा सकता है। लेकिन ओपेक मीडियम जिसमें से लाइट नहीं पास कर सकती, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं स्टडी करते, उसमें रिफ्लेक्शन ही नहीं स्टडी कर सकते। जैसे कि मैं लाइट को लकड़ी के ऊपर थ्रो करूं, लकड़ी में पास ही नहीं होती रे ऑफ लाइट, तो आई विल नॉट कंसिडर। ओके, कांच में मैं डिस्कस करूंगा, ग्लिसरीन में डिस्कस करूंगा, पेट्रोल में डिस्कस करूंगा, पानी में डिस्कस करूंगा। तो ये तो सिंपल ही था। सेकंड, हाउ इज इट रिलेटेड अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम? बहुत अच्छा, टेंथ का डी बी पार्ट बहुत ही बढ़िया है। तो इसको मैं टेंथ का बी पार्ट सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास, योर अटेंशन, ये हो मीडियम नंबर 1 और ये हो मीडियम नंबर 2, मेरे को नहीं पता कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, फिर भी कुछ ना कुछ रे ऑफ लाइट दिखानी पड़ेगी उसको। मान लीजिए मैंने रे ऑफ लाइट ऐसे दिखाई, इंसिडेंट रे, और इट गोज दिस वे। तो समझदार बच्चा एकदम से कैच करेगा, सर आपने सेकंड मीडियम को डेंसर अज्यूम किया है। आई विल से यस, क्योंकि ये लाइट रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ होगी, रेयरर एंगल लेसर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो, तो पक्की बात है कि लाइट तब रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही हो। यानी कि 1 को टीचर रेयरर कह रहे हैं इस डायग्राम में, 2 को डेंसर कह रहे हैं। ओके, अब वो कहता है कि अगर तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 करना, वेलोसिटी के टर्म्स में तो आप बता चुके हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। लेकिन कहता है ये जो दोनों मीडियम है, मान लो इनको अलग अलग से वैक्यूम के साथ लिया होता, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कैसे होगा इन दोनों। यानी कि वो कहता, अगर आपने वैक्यूम के साथ 1 को करके, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और जब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है तो एब्सोल्यूट वर्ड लगाते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट। अगर दोनों मीडियम में से कोई भी वैक्यूम ना हो, तो ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज करना। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हम कहेंगे जी फर्स्ट मीडियम को हम वैक्यूम के साथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे, फिर ही वैक्यूम के साथ हम सेकंड मीडियम ले लेंगे, उसका भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। और आपने पिछली बार डेरिवेशन करी थी, आपको याद हो, 2 लेक्चर पहले, कि जब म्यू को म्यू की टर्म्स में लिखना हो, तो रिवर्स रेशो, जो नीचे मीडियम है उसका ऊपर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जहां से आई लाइट वो नीचे, ये याद रखनी है बेटे। जब म्यू को इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट म्यू लिखना हो, तो रिवर्स, जिसमें लाइट फाइनली एंटर करी वो न्यूमरेटर बनेगा, जहां से आई वो डिनोमिनेटर। लेकिन अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना, जहां से लाइट आई वो न्यूमरेटर, जहां चलेगी वो डिनोमिनेटर। लाइट जा रही है 1 से 2 में, ये याद रहे, और डायग्राम में भी 1 से 2। तो इस वक्त ये जो थोड़ा सा लिखा हुआ है ना बोर्ड के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं। मैं आपको स्पेशल टाइम देता हूँ इसको बनाने का, सारे बच्चे बना लो इसको, शाबाश। कि आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट कैलकुलेट करोगे, ये करोगे, और ओरिजिनल डायग्राम ये हो, तो उससे रिलेटेड ये फार्मूला बनेंगे दोनों। सभी बच्चे मेरे कहने पर ये डायग्राम जरूर बना ले बेटे, इंपॉर्टेंट।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन को एक बार खुद से पढ़ो। 11th क्वेश्चन, प्लीज स्टडी योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे पास उसने 3 मीडियम दे रखे हैं अलग अलग से बेटे, ग्रीन वाला x, येलो वाला y और ये है z। और खास बात है कि जब लाइट इसमें थ्रो करी गई, तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है इसमें। लो अभी बना लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है। पहले नॉर्मल ड्रा करते हैं सभी का, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है सभी में बच्चे। देखो इसमें दिखा रहा है कि ये गई लाइट और ये इधर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3। और सेकंड मीडियम में चलते हैं, इसमें लाइट ये गई और ये R2। फर्स्ट में चलते हैं, ये हो गया R1। और पेपर में बोल रहा है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। अब वो कहता है आप हालांकि मैंने इसमें तीनों एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग से जवाब देना है, जरूरी नहीं मेरी डायग्राम से। वो कहता है I3 ग्रेटेस्ट है या I2 मिनिमम है या I1 ग्रेटेस्ट है। कौन, इसको आपने बताना है कौन किससे ग्रेटर है। शाबाश। कंपेयर दी, अच्छा ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है बेटे, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। अब वो कहता है कंपेयर द स्पीड ऑफ द लाइट इन द 3 ब्लॉक्स। अगर इसमें लाइट की वेलोसिटी 1 हो v1, लाइट की वेलोसिटी v2 हो, v3 हो, तो v1 v2 v3 में कंपैरिजन करना है, कहां पर लाइट ज्यादा जाएगी कहां पर कम। ये क्वेश्चन का मीनिंग है। तो समझदार बच्चा बोलेगा सर आपको याद है आपने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन करवाई थी, ये वाली म्यू ऑफ, मान लीजिए लाइट ऐसे अलग से फिगर बनाते हैं, इधर मीडियम ए ले लेते हैं, इधर बी। आप बोलोगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप बोलोगे सर आप इसमें हमें सिखाया था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बी। मैंने कहा भाई बिल्कुल सिखाया था। फिर आप कहोगे सर आपको याद है आपने म्यू की वैल्यू स्नेल लॉ से भी बताई थी, साइन आई बाय साइन आर। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बताई थी। तब आप कहते हो सर अब आप एक चीज नोट करो, कौन सी, कि आपका ऊपर वाला मीडियम सेम है सभी में। मैंने कहा ठीक है सर, ऊपर वाले मीडियम में आप सभी में वैक्यूम ले और वैक्यूम ले लो, तो यहां भी लाइट की वेलोसिटी सी ले लो, यहां भी सी ले लो, यहां भी सी ले लो। मैंने कहा डन। तो आप इसमें क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। मैंने कहा बच्चे फर्स्ट वन, फर्स्ट में मैं लिखूंगा, फिर इसका फायदा लेते हुए सी, देखो सी, ये देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट, नीचे बी यानी कि v1 इक्वल टू, मैं इसका फायदा ले रहा हूं ए, ऊपर वाली डायग्राम का रेफरेंस लेते हुए तीनों का मैं नीचे लिखूंगा, और यहां क्या लिखूंगा, साइन I1 अपॉन साइन R3।
तीनों आर बराबर हैं तो इसको आर ही ले लेते हैं। तो ये लिखा बच्चे मैंने। अब यहां से अगर मैंने V1 निकालना हो तो क्या निकलेगा V1? आप कहोगे सर क्रॉस पोजीशन कर दो। V1 हो गया C इंटू साइन आर, ये इधर ये डिवाइडेड बाय साइन I1। तो आपने एक चीज देखी बेटे, C भी ऊपर आया और साइन आर भी न्यूमरेटर आया और I1 नीचे आया। तो हमने क्या स्टडी करा इसमें कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होएगा उतनी लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। आप कहोगे सर न्यूमरेटर का भी तो रोल होएगा कुछ। भाई न्यूमरेटर सभी में सेम होएगा। देखो सी सभी में सेम है और आर भी सभी में सेम है। सी और आर, ऊपर वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम तीनों में सेम हो गया और नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसने खुद ही सेम दे रखा है तो साइन आर भी सेम होएगा। तो न्यूमरेटर सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का हमने सीधा कंक्लूजन निकाल लिया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। यहां से निकाल लिया। अब साइन की एक ऐसी नेचर होती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, याद रखना, तो साइन साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। ये हमेशा याद रखना है साइन के लिए। कॉस में उल्टा होता है, अगर एंगल बढ़े तो कॉस आई घटता है। साइन की नेचर ऐसी है, एंगल बढ़ने से इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आप कहोगे सर देखो फिर आप खुद ही कह रहे हो I3 ग्रेटेस्ट है। मैंने कहा बेटे हाँ ठीक है ग्रेटेस्ट। तो जहां पर सर I3 ग्रेटेस्ट है ना, वहां वेलोसिटी कम होएगी फिर। तो कहने का मतलब है V3 जो है लीस्ट है, V2 ग्रेटर और सबसे ग्रेटर है V1। ओके। वैसे आपने पेपर में याद रखना है, एक सिंपल फार्मूला बताता हूं। ये तो मैंने लॉजिक से सॉल्व करा, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें। लेकिन लॉजिक ये याद रखना है, जिस जिस दो मीडियम में देखो बेंडिंग देखो ऐसे, जिस दो मीडियम में ज्यादा बेंडिंग हो उनकी वेलोसिटीज का फर्क भी ज्यादा होता है। तो ये नोट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसको गुड क्वेश्चन कहूंगा। अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैंने ये इसको पेपर पेपर में डाला होता बेटा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज का। प्लीज जाना मत, जाना मत बेटे, खत्म करके जाएंगे असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, the respective index of x medium with respect to y is 2 of x with respect to y 2/3 कह रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y with respect to z of y with respect to z कह रहा है 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z with respect to z। ये z का with respect to z, ये मिसप्रिंट हो गया बेटे। इसका मतलब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x चाहता है हमसे, x चाहता है ठीक कर लेना बेटे। तो इसमें हम कैसे करेंगे, आपको टीचर ने क्या सिखाया था, अगर z विद रिस्पेक्ट टू x है, कितने मीडियम है टोटल 3 है ना, तो 2 बार लिख दो। तो यहाँ पर x यहाँ लगा दो या लास्ट वाला z लगा दो और जो बीच में मीडियम है वो y लगाओ, y लगाओ y लगाओ। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन कराया था आपको। अब आप कहोगे सर ये तो आप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड तो है ही नहीं हमारे पास। मैंने कहा ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड तो है, चाहिए हमें ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, उल्टा चाहिए इससे। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी याद है ना, ऑफ जेड वाई, तो बस वो लगा दो। तो इसका आंसर आएगा 3/4 बेटा लास्ट। और यहाँ कौन सा एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, चाहिए कौन सा वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी लगा दो, बस आंसर आ गया। तो कितना बन गया ये 3/2। सॉल्व कर दो बस, 9/8। ओके। बाकी इसमें बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई, वो तो आप कर ही सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। ठीक है बच्चे। तो ये कैसे करोगे, वाई में लाइट की वेलोसिटी और एक्स वाला उसने वैक्यूम बोला है, वो जो भी दिया हुआ, बस ये लाइट वाला आप खुद कर सकते हो, बस इसको छोड़ दो, कर लो आप ये।
इस तरह से हमारा असाइनमेंट कंप्लीट। समझ आया बच्चे? प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स अगर समझ आ गया। शाबाश। बस ये रिफ्रैक्शन का आर्टिकल आपका बन गया। अब मेरे को एक बच्चा कोई बता दे, आपको लेंसेज करा दिए स्कूल में बेटे? लेंसेज एक बच्चा कोई 10th डी में माइक, हाँ सर, लेंसेज करा दिए कन्वेक्स और कनकेव? यस यस सर। 10th डी यस कह रहा है। 10th ई आपको लेंस करा दिए बेटे? सेम टीचर है क्या? 10th ई में लेंसेज करा दिए हैं? तो यस। ओके गुड गुड। 10th सी में करा दिए? 10th सी में भी हो गया, चलो तीनों में हो गया लेंसेज। तो मैं देखता हूँ फिर, चलो थैंक यू।